नमस्कार, मैं हूं अक्षय कुमार और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं सेव राइट्स। आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश सचिव और समाजवादी पार्टी के युवा नेता तस्लीम खान जी जुड़े हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय जी, जो आपने हमें ये मौका दिया कि मैं अपनी बात रख सकूं। जी, मेरा सबसे पहले सवाल ये है आपसे कि जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश में कल विधानसभा जिला पंचायत अध्यक्ष का नामांकन था। देखने को ये मिला है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर प्रशासन किस तरीके से प्रशासन द्वारा लोकतंत्र का हत्या किया गया है। क्या इसका जवाब उत्तर प्रदेश आगामी विधानसभा चुनाव में जनता देगी भारतीय जनता पार्टी को? इस पे क्या विचार है आपका? अक्षय जी, जहां तक कल के प्रकरण की बात है, मैं आपको बताऊं कि कल गोंडा में जब नामांकन होना था, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी नंद कुमार प्रजापति और लल्लू प्रजापति जी को बनाया गया था। जिस तरह से प्रशासन द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित करके प्रशासन को हरकत में लेकर हमारे प्रस्तावक को गायब किया गया, और उसके बाद ये किया गया कि जब हमारे प्रस्तावक ने ये कहा कि हमारे प्रस्तावक गायब होने के बाद हमारे प्रत्याशी को गेट तक घुसने नहीं दिया गया। इस तरह से अत्याचार किया है। इस गुंडई के बल पर, इस गुंडागर्दी के बल पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपना शासन चलाना चाहती है और उत्तर प्रदेश की जनता को ये दिखाना चाहती है कि हमने जिला पंचायत का चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आपने जबरदस्ती करके जो भी करना हो अपने शासन प्रशासन के द्वारा कर लीजिए, लेकिन आने वाले 2022 में जिस जनता ने बीडीसी को, प्रधान को और जिला पंचायत के लोगों को समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट देकर जिताया था, वो 2022 में आपको कुर्सी से उठाकर फेंकने के लिए आने वाले 2022 का इंतजार कर रही है। और ये देख लीजिएगा कि माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार 2022 में समाजवादी पार्टी बनाने जा रही है। जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, कोई भी घटना होती थी तो उसको घुमा फिरा कर देश की प्रदेश की मीडिया समाजवादी पार्टी से जोड़ देती थी और गुंडों की पार्टी का आरोप लगातार लगता रहा है समाजवादी पार्टी पर। लेकिन आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का गला घोट रही है और आज मीडिया चुप है, इस पर आपके क्या विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा भाई, आप जानते हैं 2014 के बाद से 2014 के बाद से प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जिस तरह से मीडिया का मोदीकरण हुआ है, मीडिया को खरीदा गया है। आज की तारीख में मीडिया पूरी तरह से सत्ता पक्ष की दलाली पे उतर आया है। मीडिया को यह समझना होगा कि हम भारत के चौथे पांचवें स्तंभ की तरह काम करने वाले लोग हैं। आप वो स्तंभ हो जिससे भारत के को विकास के रास्ते पे ले जाया जा सकता था। जब मीडिया को जरूरत ही थी कि हमारे कोरोना से पीड़ित लोग जब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दौड़ रहे थे, जब अस्पतालों में बेड के लिए दौड़ रहे थे, अस्पतालों में अपनों को बचाने के लिए दवा और इलाज के लिए दौड़ रहे थे, तब ये मीडिया बंगाल चुनाव दिखा रहा था। तब ये मीडिया माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात सुना रहा था। मैं ऐसे मीडिया की बात क्या करूं जो अपने देश के लोगों को, अपने देश के लोगों को, अपने प्रदेश के लोगों को मरता हुआ छोड़ दिया, उनकी खबरें दिखाने से इनकार कर दिया। ऐसे मीडिया की निंदा और मजम्मत करता हूं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इतिहास सबका बनता है। इतिहास आने वाले दिनों में ऐसी मीडिया का जिन्होंने नकारात्मक रिपोर्टिंग की है, जिन्होंने गलत बयानी की है, जिन्होंने कोरोना काल को भी धर्म और मजहब के में बांट दिया था, उनको आने वाला दिन इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। और जब जब जो रात को सोते होंगे ये जरूर सोचते होंगे कि काश
मैं ईमानदार पत्रकारिता करता होता तो भारत की आज की तकलीफें, आज की लोगों की पूरी तरह से पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ी हुई कीमतें, बढ़ती हुई बेरोजगारी, मरते हुए इंसान, घाटों पर पड़ी हुई लाशें, बेराह और रुआ लोगों की लाशों के नोचते हुए कुत्ते कुत्ते नोचते हुई लाशें, लाशों पर अंतिम संस्कार की जगह पर पेट्रोल छिड़का जाना, ये सब मीडिया को नहीं दिखा था। मैं ऐसे मीडिया की मजम्मत करता हूं और आने वाला इतिहास इनको काला अध्याय से लिखेगा। जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि मीडिया और भारतीय जनता पार्टी लगातार समाज में नकारात्मकता और सांप्रदायिकता घोलने का कार्य कर रही है। क्या 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी सांप्रदायिकता और जातिवाद या बांटो राज करो हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़ी और समाजवादी पार्टी को बुरी तरीके से हार मिली? क्या 2022 में समाजवादी पार्टी सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम जैसे तमाम मुद्दों से निपटने के लिए तैयार है? बिल्कुल अक्षय भाई, बिल्कुल तैयार है। समाजवादी पार्टी ही नहीं तैयार है, उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ 22 जनता तैयार है। अब उसको शमशान कब्रिस्तान में नहीं बांटा जा सकता, उसको होली दिवाली और ईद में बकरीद पे नहीं बांटा जा सकता। उसको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, दवाई चाहिए, पढ़ाई चाहिए, अस्पताल चाहिए। ये कौन दे रहा है? ये किसने दिया था? ये किसने दिया था? ये माननीय अखिलेश यादव के जमाने में उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, विकास की योजनाओं की बात हो, काम की बात हो, अस्पतालों की बात हो, दवाई की बात हो, पढ़ाई की बात हो, और यहाँ तक कि आपको याद होगा कि 1 रुपए में पर्चा बनता था कि आप सारी जांच करा लीजिए। हम आपको याद होगा नेताजी कहते हैं कि दवाई पढ़ाई मुफ्ती होगी और शिक्षा सस्ती होगी। ये सारी चीजें समाजवादी की सरकार में हुआ था। आप अगर उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक और गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक देखें तो जिस गोरखपुर की आज हमारे अजय सिंह बिष्ट जी उर्फ योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने वाले लोगों, अस्पताल किसने बनवाया? वहां पर कोविड में जो आपने कोविड की हॉस्पिटल बनवाया है, ये किसकी देन है? लखनऊ में मैदानता किसकी देन है? एम्स किसकी देन है? ये सारे विकास की योजनाएं 108, 110 का 102 की एम्बुलेंस किसकी देन है? 108 में आज डीजल के लिए आपकी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। एक जमाने में 15 मिनट में आपके दरवाजे पर 108 एम्बुलेंस आती थी। काश हमारे पास 108 102 होती तो आज हमारे जो लोग अस्पतालों में दम तोड़ चुके थे उनको बाइज्जत उनके घर पहुंचाया जा सकता था। लोग ठेलों पे लाद कर, अपनी गाड़ियों में ठूस कर, रिक्शों पे लाद कर लाशें लेकर आए हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में इसका जवाब देगी। और रहा सवाल सांप्रदायिकता पर, समाजवादी पार्टी 1992 में भी 1989 में भी हमेशा नेताजी सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़े हैं। और समाजवादी पार्टी का हर एक सिपाही, ये लाल टोपी वाला हर एक सिपाही सड़कों पर खड़ा होगा और बूथों पर खड़ा नजर आएगा और इनके सांप्रदायिकता के खिलाफ हम इनका जवाब देने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। और 2022 में ऐसे फिरका परस्त ताकतों को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने का प्रतिज्ञा भी लेते हैं और हम लोगों ने प्रण भी किया। जी, क्या कारण है समाजवादी पार्टी इतना विकास करने के बावजूद लगातार 3 चुनाव हारी, चाहे 2014 का हो, चाहे 2017 का हो, चाहे 2019 का चुनाव हो? क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी लगातार 3 चुनाव हार रही है? आपके पहले सवाल का ये जवाब है, क्योंकि आपके पहले सवाल में ये था कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता फैलाने का काम करती है। हमने विकास किया था, हमने उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया था। हमने ये नहीं जाना था कि एक दिन हमारी प्यारी जनता को कब्रिस्तान और शमशान में फंसा लिया जाएगा। उनको ये बताया जाएगा कि ईद में बिजली आती है और दीपावली में बिजली नहीं आती है। इन सब चीजों में उन्होंने फंसाया है। ये झूठ बोलने वालों का गैंग है, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। लेकिन इस बार जनता को समाजवादी पेंशन भी चाहिए,
इस बार जनता को अस्पताल तक जाने के लिए एम्बुलेंस भी चाहिए। इस बार जनता को 1 रुपए का पर्चा भी चाहिए। इस बार जनता को दवाई मुफ्त चाहिए और इस बार जनता को पढ़ाई मुफ्त चाहिए और इस बार कन्या विद्याधन योजना भी चाहिए, सिंचाई मुफ्त चाहिए और बेरोजगारी को रोकने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माननीय अखिलेश यादव ने जो 5 साल में काम किया था बेरोजगारी को दूर करने के लिए, माननीय अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनते ही उन लोगों को बेरोजगारी को दूर करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं, वो काम करेंगे। और खास करके मैं आपके सवाल के साथ जोड़ना चाहता हूं कि जिस तरह से कोरोना काल में काफी संख्या में शिक्षकों ने अपनी जान दी है और माननीय अखिलेश यादव ने वादा किया कि हमारी सरकार बनते ही उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा। इन झूठ बोलने वालों से जिन्होंने उनकी गिनती 3 बताई थी, उनकी ठीक तरह से गिनती करके उनको उनका उचित हक दिया जाएगा। ये समाजवादी पार्टी ने पहले करके दिखाया है और आने वाले दिनों में अगर 2022 में उत्तर प्रदेश की महान जनता ने हम समाजवादियों पर भरोसा किया तो हम फिर ये करके दिखाएंगे। जी, उत्तर प्रदेश में ये लगातार सवाल चर्चा में बना रहता है कि विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है, विपक्ष अपनी भूमिका में नहीं है, रोडों पर नहीं दिखता है, जन समस्याओं को लेकर लड़ाइयां नहीं लड़ रहा है। इस पर आपका क्या विचार है और समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका है? अच्छा जी, पहली चीज तो यह है कि यही सरकार कहती है कि जब हम सड़कों पे उतरते हैं इनके खिलाफ, इनके अत्याचार के खिलाफ, इनकी निर्दयता के खिलाफ, इनके द्वारा जबकि देखा ये गया है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोडों पे आए हैं, गिरफ्तारी हुई है और लगातार उनके कार्यकर्ता नेता तमाम लाठियां खाए हैं, जेल गए हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं कि इस तरीके से जो है खबर चला रहे हैं और प्रश्न ये उठा रहे हैं कि विपक्ष जो है भूमिका में नहीं है? ये वही लोग हैं अक्षय जी जो जब किसी शहर में कोई क्राइम हो जाता था तो पीछे अखिलेश यादव जी की फोटो लगा के बहुत देर तक चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चलाया करते थे। ये वही लोग सवाल पूछ रहे हैं, ये वही लोग सवाल पूछ रहे हैं जब हम सड़कों पे उतरते हैं। अक्षय जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाथरस में जब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया था, मैं उसके साथ गया था, मेरे भी इन हाथों में पुलिस द्वारा मारे गए डंडे के निशान आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब जब संघर्ष की बात आई है उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ समाजवादी और लाल टोपी ये दिखी है। जब जब जनता के सरोकार की बात आई है तो समाजवादी पार्टी और लाल टोपी सड़कों पर नजर आई है। मैं आपको याद दिला दूं कि मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जाने से रोका गया था गोरखपुर, तब हम लोगों ने सड़क पर उतर के संघर्ष किया था। हमारे जो है वो प्रदेश सरकार इतनी निर्दयता पर उतर आई थी प्रशासन के द्वारा कि हमारे लखनऊ के कार्यालय के गेट तक पुलिस आके डंडा मारती थी। उसमें हमारे कई नेता घायल हुए थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस गाड़ी में थे, मैं भी उस गाड़ी में था, मैं वहां तक बैठा रहा था पूरा दिन। 6 बजे हम लोगों को उन्होंने वहां से छोड़ा था। मैं आपको बताऊं, जब समाजवादी सड़कों में निकलते हैं तो ये कहते हैं कि हम कोरोना फैलाते हैं, ये कोरोना काल का उल्लंघन करवाते हैं, ये हमारे तमाम नेताओं को जेल में भेज देते हैं, 188, 189 में जेल भेजते हैं। और आज भी जब समाजवादी लोग सड़कों पर आने की काम करते हैं तो कहते हैं 144 लगा है। इनके लिए 144 नहीं होता है। इन्होंने पूरी जगह पर बंगाल से लेकर आसाम तक, आसाम से लेकर तमिलनाडु तक और केरला तक चुनाव प्रचार किया, इनके लिए कोरोना नहीं था। लेकिन जब विपक्षी पार्टी के लोग इस पर आवाज उठाते हैं तो ये कहते हैं कि कोरोना काल में आप ऐसा करते हो। आप देखिए ना, 7 महीने से किसान सड़कों पर लेटा हुआ है। जब किसान अपनी मांगों की बात करता है उनको कहते हैं, यही चैनल के लोग, यही मीडिया के लोग कहते हैं ये किसान, ये टिकैत जी कोरोना फैला रहे हैं। आपने एक बार भी बंगाल में बिना मास्क के गए हुए प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, उनकी फौज से, उनकी आरएसएस मंडली से आपने नहीं पूछा कि उन्होंने कोरोना फैलाने का काम किया कि नहीं किया? क्या उसके बाद भारत में मरने वालों की तादाद बढ़ी कि नहीं बढ़ी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इस सवाल का जवाब कौन देगा? इसका हिसाब कौन देगा? लेकिन नहीं, मीडिया उनसे सवाल नहीं पूछेगा। जब वो मन की बात करेंगे तो सारे चैनलों को दिखाएंगे। काश हमारी बात भी सुनते कि दोस्त यही चीजें थी जिन्होंने कोरोना फैलाया था। आज उनके
लोगों का कोई हाल पूछने वाला नहीं है इस देश में और न इस प्रदेश में, और झूठा नाटक किया जाता है। उसके बाद जब यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की बात आई तो गुंडागर्दी के बल पर हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया। कभी ऐसा देखा है? हमारा 2016 में हमारे 38 निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बने थे, लेकिन कहीं से ये शिकायत नहीं आई थी कि हमने किसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पर्चा दाखिल करने से रोका गया हो। यहाँ तो हम लोगों को तो नामांकन से रोका गया, लाठियां चलाई गई, पुलिस भेजी गई, धमकियां दी गई बाकायदा। और इस तरह से इस जुल्म का 2022 में हिसाब होगा। बाकायदा एसपी डीएम को सुपारी दी गई है कि आप अरेस्ट करिए लोगों को, जिला पंचायत सदस्यों को धमकी दीजिए, लेकिन इन सब का हिसाब होगा आने वाला 2022। भारतीय जनता पार्टी को नेस्त नाबूद करने के लिए काफी है, और उत्तर प्रदेश की महान 23 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी की विदाई का इंतजार कर रही है। जी, क्या समाजवादी पार्टी जनता के बीच में इस मुद्दे को ले जाने में कहाँ तक सफल है कि बीजेपी की जन विरोधी नीतियों को और समाजवादी पार्टी की विकास कार्य नीतियों को और जो लोकतंत्र विरोधी गतिविधियां भारतीय जनता पार्टी की देखी जा रही हैं, इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के लोग क्या जनता में या जनता के बीच ले जाने में सफल है? कहाँ तक समझा पा रहे हैं लोगों को? क्योंकि मीडिया, जैसा कि अभी पूर्व में आपने कहा कि मीडिया जो है पक्षपात कर रहा है, तो बिना मीडिया के जनता में इस मुद्दे को ले जाने में कितना कहाँ तक सफल है समाजवादी लोग? देखिए, एक बात जान लीजिए, अगर मीडिया हमारी बात को नहीं दिखाएगा तो हम सोशल मीडिया के भी जरिए आएंगे, हम सड़कों पे उतरकर 1 to 1 डोर टू डोर जाएंगे, हम जनता के बीच जाकर बताएंगे कि किस तरह से आपके साथ छलावा हुआ, किस तरह से आपको 5 साल में धोखा दिया गया है। क्या जनता ये नहीं जानती है कि उसको 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल मिल रहा है? क्या ये जनता नहीं जानती है कि उसके गैस सिलेंडर 900 रुपए के ऊपर हो गया है? क्या ये जनता नहीं जानती, ये किसान नहीं जानता है कि 90 रुपए के आसपास डीजल हो गया है? जनता सब जानती है। भारतीय जनता पार्टी वाले धोखे में हैं, जनता सब जानती है, और जनता अपने वक्त आने का इंतजार कर रही है। और रहा सवाल समझाने का, तो समाजवादी लोग सड़कों पर अगर आप नहीं जाने दे रहे तो समाजवादी लोग लोगों से मिलकर लोगों से बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। उसका ही असर था कि पंचायत चुनाव में हमने भारतीय जनता पार्टी को उसकी औकात दिखा दी थी। उसी औकात को दिखाने की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासन प्रशासन का इस्तेमाल करके जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में ये किया। ये खेल अभी और बढ़ेगा, अभी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आएगा, वहां ये खेल और खेला जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों, याद रखना, ये लाल टोपी और समाजवादी आपके अत्याचारों का हिसाब लेने के लिए सड़क पर निकलने के लिए बेकरार है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से जिस दिन ये आह्वान हो जाएगा, जिस दिन ये ऐलान हो जाएगा कि हम सब लोग तैयार हैं इस भारतीय जनता पार्टी के अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए, हम सब लोग तैयार हैं, पूरी तरह से मुस्तैद हैं। समाजवादी पार्टी एक होकर पूरी मुस्तैदी से तैयार है, और हम 350 प्लस सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी को की सरकार बनाने में और माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने में पूरा योगदान करने के लिए तैयार। जी, जैसा कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने ये आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी केवल यादवों और मुस्लिमों की पार्टी है, उसके बाद में इस समय ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। और 2017 में भारतीय जनता पार्टी गैर यादव ओबीसी जातियों को जोड़कर आई, और ये कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी लगभग 109 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतार कर और समाजवादी पार्टी का वोट काटने में सफल रही। क्या इन सब चीजों से मुकाबला करने के लिए या गैर ओबीसी यादव जातियों को जोड़ने में समाजवादी पार्टी कहाँ तक सफल हुई है? अच्छे भाई, बिल्कुल समाजवादी पार्टी सफल है। और एक बात ये जहन से निकाल दे लोग कि समाजवादी पार्टी किसी जात विशेष की पार्टी है। समाजवादी पार्टी पूरे भारत देश में भी और उत्तर प्रदेश में हर जात, हर धर्म, हर मजहब, हर पंथ की पार्टी है। समाजवादी पार्टी सबका सम्मान देने वाली पार्टी है।
समाजवादी पार्टी सारे मजहबों की इज्जत करने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी में अगर मोहम्मद आजम खान साहब हैं तो समाजवादी पार्टी में प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी हैं, उसमें R.K. चौधरी भी हैं। समाजवादी पार्टी में हर जात हर धर्म जैसे लोग भी हैं। और एक बात अच्छी तरह से जान ले भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्या आप बताइए कि इस प्रदेश में 350 से ऊपर क्या फेक इनकाउंटर में ब्राह्मणों भाइयों की हत्या नहीं की गई? क्या यादव भाइयों की हत्या नहीं की गई? क्या मुसलमानों को जेल नहीं भेजा गया? क्या विकास दुबे को फेक इनकाउंटर नहीं हुआ? क्या गाड़ी नहीं पलटी थी? सारे देश ने देखा है, सारे देश ने देखा है। तो जो सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं देशभक्ति का, देश गद्दारों का, आतंकवादियों का, उन सब का हिसाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। और हमारे साथ सिर्फ यादव नहीं, सिर्फ मुसलमान नहीं, सिर्फ अगड़े पिछड़े नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता एक साथ खड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी के इन अत्याचार और अलगाववाद से निपटने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी और हमारे साथ सारी जात, सारे धर्म, सारे मजहब के लोग एक साथ खड़े हुए हैं। इसीलिए हम समाजवादी हैं। समाजवाद की परिभाषा यही है कि सबको बराबरी का दर्जा देना और सबका सम्मान देना, यही समाजवाद। जी, मेरा आखिरी सवाल, जैसा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये नारा दिया है कि 351 प्लस सीटें हम लेकर आएंगे, उसके लिए समाजवादी पार्टी के पास क्या रणनीति है कि 351 सीटों पर प्लस सीटों पर पहुंचेगी समाजवादी पार्टी? देखिए, कुछ चीजें हैं जो स्ट्रेटेजिक होती हैं, वो हम आपको नहीं बताएंगे। अगर हम बता गए तो भारतीय जनता पार्टी उस पर अमल कर लेगी। इसलिए बस ये जानिए कि उनका मुकाबला करने के लिए अब हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। जिस भाषा में भारतीय जनता पार्टी समझती है उस भाषा में जवाब देने के लिए समाजवादी का एक एक सिपाही, अखिलेश यादव का एक एक सिपाही सड़क पर उतरने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का जवाब देने के लिए तैयार है। उनकी भाषा में जवाब देंगे जिस भाषा में वो समझते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में फिर से अलगाववाद फैलाने वाले, सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोगों को फिर उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश में उनके दिन खत्म होने वाले हैं। और 2022 में फिर से ये लाल टोपी वाले आने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश में फिर से विकास की गंगा बहाएंगे। भाई को भाई से नहीं लड़ाएंगे, मजहब को मजहब से नहीं लड़ाएंगे, किसी की पूजा स्थल और इबादत गाहों को नहीं गिराएंगे और किसी का कोई अगर क्रिमिनल है उसके रिश्तेदार का भी घर नहीं गिराएंगे। इस समाजवादी सरकार में सबको बराबरी का दर्जा मिलेगा जैसे मिलता था। और इसके बाद एक बात और कहना चाहता हूँ, जो आपने पिछला सवाल पूछा था, यादव की बात की थी, उन लोगों से सवाल पूछिए जो आज बांदा में 15 लोगों की नियुक्ति हुई थी प्रोफेसर, जिसमें 11 किस जाति के थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप शायद जान गए होंगे। उनको बेशर्मी से अपने आप को शर्म आनी चाहिए। वो मुख्यमंत्री जी की खुद की जाति के लोग थे, मुख्यमंत्री जी को और उनकी पार्टी के लोगों को शर्म आनी चाहिए। और उनको ये कहने का कोई अधिकार नहीं बनता है कि उत्तर प्रदेश में कभी यादववाद था। यहाँ कभी यादववाद नहीं था। यहाँ पर हमेशा लोगों को बराबरी का दर्जा दिया गया था और आपकी हैसियत के हिसाब से, आपकी औकात के हिसाब से, आपकी समझदारी के हिसाब से, आपकी शैक्षिक योग्यता के हिसाब से सबको नौकरियां दी गई थी। और आने वाले दिनों में ये विकास की गंगा भी बहेगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और भाई को भाई से प्रेम भी होगा। इसी तरह की सरकार आएगी। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं और मेरी अपील भी है, जो लोग मुझे ये देख रहे होंगे या मुझे सुन रहे होंगे, मेरी उनसे अपील है कि आने वाले दिनों में आप जात पात मजहब के उसूलों से ऊपर उठकर विकास के रास्ते पर, बेरोजगारी दूर करने वाले रास्ते पर और महंगाई को कम करने वाले रास्ते पर। और एक बात और सोचिए कि कहीं ना कहीं हमारे सबके किसी न किसी का जानने वाला, किसी के परिवार में किसी का रिश्तेदार कोरोना की बलि चढ़ चुका है। इन कोरोना की बलि चढ़ाने वाले हत्यारों को आप सबक जरूर सिखाइएगा। याद रखिएगा 2022 में आपका कोई रिश्तेदार खोया है,
आपका कोई दोस्त खोया है, आपका कोई भाई खोया है, आपका पति खोया है, आपका बाप खोया है, आपको उन सब का हिसाब इन नारंगी संतरे वालों से लेना है और आने वाले दिनों में माननीय अखिलेश यादव को के ऊपर फिर से आपको भरोसा दिखाते हुए उत्तर प्रदेश में फिर से अखिलेश यादव की सरकार बनानी होगी। जी जी, तस्लीम जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया और सभी बहुत दर्शकों बहुत को भी धन्यवाद। धन्यवाद।